नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी वायर में। दोस्तों, आपको पता है कि अभी हम पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश की भूगर्भिक संरचना। और मध्य प्रदेश की भूगर्भिक संरचना के अंतर्गत हमने ये देखा कि मध्य प्रदेश की भूगर्भिक संरचना को हमने 7 भागों में विभाजित किया है, जिसके अंतर्गत हमने प्राथमिक चट्टान पढ़ ली, द्वितीय क्रम की चट्टान पढ़ी और तृतीय क्रम की चट्टान पढ़ी, है ना। जो हमने कल चैप्टर पढ़ा था उसमें हमने पुराने संघ की चर्चा की थी, जिसके अंतर्गत हमने विंध्यन और कडप्पा क्रम की चट्टानों का अध्ययन किया। चीजें समझ में आई। तो इसी क्रम को आगे जब बढ़ाया जाएगा तो अगली क्रम की चट्टान आएगी आर्य सेल समूह। अगले क्रम की चट्टान कौन सी होगी भाई? आर्य सेल समूह। आर्य सेल समूह के अंतर्गत गोंडवाना क्रम की चट्टान का अध्ययन किया जाता है। अच्छा, कई पुस्तकों में आर्य सेल समूह टॉपिक ना होकर क्या मिलेगा आपको? गोंडवाना सेल। चीजें समझ में आ रही है। तो आर्य सेल समूह के अंतर्गत हम किसकी चर्चा करेंगे भाई? गोंडवाना सेल की। अब ये जो गोंडवाना है, इसका नाम आपने पढ़ा होगा जब मैंने आपको ज्योग्राफी का प्रथम लेक्चर पढ़ाया था भाई। मैंने आपको पेंजिया पेंथलासा वाला कॉन्सेप्ट समझाया था और पेंजिया 2 भागों में टूटा था, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। वहां पर मैंने आपको गोंडवाना लैंड क्या होता है यह बताया था। अब चूंकि गोंडवाना लैंड वाले चट्टानों का हम अध्ययन कर रहे हैं, इसका अर्थ तो यह होगा कि अच्छा, पहले टॉपिक समझो क्या है। अपन मध्य प्रदेश की भूगर्भिक संरचना पढ़ रहे हैं और मध्य प्रदेश की भूगर्भिक संरचना पढ़ रहे हैं, इसी के अंतर्गत हम मध्य प्रदेश में स्थित चट्टानों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। और हम ये भी पढ़ रहे हैं कि मध्य प्रदेश में जो भूगर्भिक संरचना के अंतर्गत जो चट्टान है, गोंडवाना क्रम की चट्टान, अगर ये मध्य प्रदेश में है तो क्या अन्य क्षेत्रों में भी होगी? जैसे हमने पढ़ा था कि गोंडवाना लैंड के कुछ भाग थे, जिसके अंतर्गत मैंने आपको बताया था कि भाई दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप और साथ ही में दक्षिण भारत है। तो इस चीज से आपको समझ में आता है कि मध्य प्रदेश की भूगर्भिक संरचना इन अन्य क्षेत्रों की संरचना से थोड़ा बहुत संबंध रखती है। आई चीज समझ? क्योंकि भाई सीधी सी बात है, यहाँ पर गोंडवाना क्रम की चट्टान है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में भी होगी, अफ्रीका महाद्वीप में भी होगी और मेडागास्कर महाद्वीप में, मेडागास्कर द्वीप में होगी, महाद्वीप नहीं है वो, ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में भी होगी। चीजें समझ में आती है। अगर हम मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में गोंडवाना लैंड की गोंडवाना सेल किन किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं? तो आप बताओगे बघेलखंड और सतपुड़ा क्षेत्र में पाए जाते हैं। चीजें समझ रहे हो आप लोग? ठीक है। अब आर्य सेल समूह जो है, इसकी प्रकृति और रासायनिक संगठन के आधार पर इसके 3 प्रकार है भाई। कितने प्रकार है? 3 प्रकार है। आइए हम देखते हैं 3 प्रकार कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले लोअर गोंडवाना सेल समूह, फिर मध्य गोंडवाना सेल समूह और फिर पढ़ेंगे हम अपर गोंडवाना सेल समूह। चीजें समझ में? ठीक है कि आर्य सेल समूह या फिर गोंडवाना सेल समूह के कितने उप प्रकार होंगे या उप चट्टानें होगी? तो आप बताओगे 3 प्रकार की, एक लोअर गोंडवाना सेल समूह, एक मध्य गोंडवाना सेल समूह और एक अपर गोंडवाना सेल समूह। चीजें समझ रहे हो आप लोग? अब पढ़ते हम पहला प्रकार जो है लोअर गोंडवाना सेल समूह। इसके बारे में देखें थोड़ा सा कि जो लोअर गोंडवाना सेल समूह है दोस्त, इसे तालीचर या इसी को तलचर भी कहते हैं। तलचर के नाम से भी जाना जाता है लोअर गोंडवाना सेल समूह को। अब इसका नाम तलचर क्यों रखा गया? अच्छा, वास्तव में तलचर एक क्षेत्र है जो आपको उड़ीसा में मिलेगा। कहां मिलेगा दोस्त? उड़ीसा में। उड़ीसा में। अब चीजें समझना, चूंकि जब आप पूरी पृथ्वी की भूगर्भिक संरचना का अध्ययन करोगे तो वहां पर चट्टानों के क्रम में एक काल पढ़ते हो जिसे कहते हैं हम कार्बोनिफेरस काल। कौन सा काल भाई? कार्बोनिफेरस काल। अब ये कार्बोनिफेरस काल में वास्तव में हुआ क्या था कि यह वह समय था जब पृथ्वी पर पेड़ पौधों की उत्पत्ति हो चुकी थी। चीजें समझ रहे हो? कार्बोनिफेरस कौन सा काल होगा? वह काल जिस समय पृथ्वी पर किसकी उत्पत्ति हो चुकी है? पेड़ पौधों की उत्पत्ति हो चुकी है। चीजें समझ में आ रही है? अब चूंकि आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि बहुत सारे ऐसे पदार्थ है जिसका निर्माण कार्बन से भी हुआ है, उसमें कार्बन पाया जाता है। अगर आप पेड़ पौधों की बात करोगे तो इसमें भी कार्बन पाया जाता है।
अगर अच्छा एक क्वेश्चन आपने और पढ़ा होगा कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी का सुरक्षा वाल्व किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर होता है ज्वालामुखी को। किसको भाई? ज्वालामुखी को। तो ज्वालामुखी प्रक्रिया के कारण, भूकंप आने के कारण पृथ्वी की प्राकृतिक संरचना में परिवर्तन हुआ। अब एक ऐसा सतह, पूरी पृथ्वी की जो ऊपरी सतह ये कुछ इस तरह से पलट जाएगी। पलटने के पश्चात क्या होगा कि ये जो पेड़ पौधे हैं दोस्त, ये भी पृथ्वी की सतह के अंदर धंस जाएंगे। अब चूंकि यहाँ पर वायु नहीं मिल पाएगी इनको, दबाव पर्याप्त है, ताप पर्याप्त है, या परिवर्तित हो जाएंगे किस में? कार्बन में। और कार्बन के कुछ बनने के कुछ समय पश्चात ये रूपांतरित होंगे किसमें? कोयले में। तो इसी समय में जो चट्टान भी बनती उसको गोंडवाना सेल समूह का नाम दिया गया है। किस काल में इसका निर्माण होगा? तो आप बताओगे कार्बोनिफेरस काल में इसका निर्माण होता है। और इसी काल में किसका निर्माण होगा? कोयले का निर्माण होगा। इतनी चीज समझ रहे हो आप लोग? ठीक। तो लोअर गोंडवाना तालीचर के नाम से भी जाना जाता है। तालीचर कहाँ है? उड़ीसा में। अब मैं ये बता रहा हूं कि भाई गोंडवाना सेल समूह में कोयले का निर्माण हुआ। किसका निर्माण होगा? कोयले का निर्माण होगा। तो अब क्वेश्चन आपको ये आ गया कि जो उड़ीसा है, उड़ीसा का तलचर क्यों प्रसिद्ध है? आप बताओगे कोयले के कारण। नहीं, कोयला है तो सीधी सी बात है, यहां पर कोयले से बिजली उत्पादन का कार्य किया जाएगा। किसका उत्पादन कार्य किया जाएगा भाई? बिजली उत्पादन का कार्य किया जाएगा। तो आंसर आएगा आपका तलचर उड़ीसा में बिजली उत्पादन किया जाता है। ये बिजली उत्पादन केंद्र है। आई चीज समझ? कहां पर मिलेगा आपको? उड़ीसा में। चीजें समझ रहा हूं। अगर मैं लोअर गोंडवाना के क्षेत्र के विस्तार की बात कर लूं कि मध्य प्रदेश में कहां कहां है, तो सोन घाटी, महानदी घाटी और सतपुड़ा क्षेत्र। ठीक है, सोन घाटी, महानदी घाटी और सतपुड़ा क्षेत्र। देखो महानदी आपके छत्तीसगढ़ से निकलते हुए उड़ीसा जाती है, नहीं, इसी घाटी में मिलता है तलचर। चीजें समझ रहे हो आप लोग? ठीक है, चले लोअर गोंडवाना के बारे में अपन ने थोड़ा सा अध्ययन किया भाई। बात करते हैं मध्य गोंडवाना की। तो इसका मुख्यतः विस्तार सतपुड़ा में होगा। मध्य गोंडवाना का विस्तार कहां पर होगा? सतपुड़ा में होगा। चीज समझ रहे हो? अब समझना, सतपुड़ा के अलावा सोन और महानदी में भी कुछ इसका विस्तार है। और सोन और महानदी में जो मध्य गोंडवाना क्रम की चट्टानों का विस्तार होता है दोस्त, इसे कुछ अन्य नाम से भी जाना जाता है, जिसे परसो और टिकी भी कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? परसो और टिकी भी कहते हैं। आपको सीधा सीधा क्वेश्चन एक आ गया कि परसो और टिकी क्या है, तो आप बताओगे ये मध्य गोंडवाना क्रम की चट्टानों के भाग है या इनका उपनाम है। चीजें समझ में आ रही है? मध्य गोंडवाना क्रम की चट्टानों की उपचट्टान कौन कौन सी है? तो परसो और टिकी। ये किन क्षेत्रों में विस्तारित होगी? आप बताओगे सोन और महानदी। चीज समझ रहे हो? दिमाग चल रहा है भाई? आगे पढ़े अपन। अब देखो पचमढ़ी क्षेत्र में भारी आकार की मोटी सतह वाली बालू पत्थर भी मिलते हैं। जो मध्य गोंडवाना क्रम की चट्टान है, इसका और विस्तार कहाँ होगा? तो पचमढ़ी के क्षेत्र में। लेकिन जब यहाँ की आप वास्तव में चर्चा करोगे तो यहाँ पर बालू पत्थर की चट्टानें मिलेगी। और ये किसके भाग होंगे? तो मध्य गोंडवाना के। आई चीज समझ। तीसरी की चर्चा करें, अपर गोंडवाना की, तो यह सतपुड़ा, बघेलखंड, कौन कौन से क्षेत्र में विस्तार होगा मध्य प्रदेश के? सतपुड़ा क्षेत्र और बघेलखंड। तो आप यहां पर एक चीज कॉमन देख रहे हो कि जो गोंडवाना क्रम की चट्टान है मुख्यतः सतपुड़ा और साथ ही में सोन और महानदी के जो घाटियां हैं इनमें विस्तारित है। आई चीज समझ। तो अपर गोंडवाना का विस्तार भी कहां होगा? तो सतपुड़ा और बघेलखंडी क्षेत्र में। आई चीज समझ। और इसमें क्या होगा? तो बालू पत्थर है। क्या है भाई? बालू पत्थर है, कोयला है, चूना है। समझ में आ रहा है? अपर गोंडवाना क्रम की चट्टानों में क्या क्या है? तो बालू पत्थर है, कोयला है और चूना है। सतपुड़ा में चौगान तथा जबलपुर स्तर के नाम से जाना जाता है। जैसे हमने मध्य गोंडवाना क्रम की चट्टानों को पढ़ा कि सोन महानदी के क्षेत्र में परसो और टिकी के नाम से जाना जाता है, उसी तरह से अपर गोंडवाना क्रम की चट्टानों को सतपुड़ा के क्षेत्र में चौगान और जबलपुर स्तर के नाम से जाना जाता है। चौगान और जबलपुर स्तर के नाम से किसे जाना जाता है? अपर गोंडवाना क्रम की चट्टान को। चौगान का नाम आपने सुना होगा, एक प्रकार का खेल होता है ना? चौगान, ये इसी को पोलो भी कहते हैं। आपने इतिहास में पढ़ा होगा ना,
एक व्यक्ति थे जिनकी चौगान खेलते हुए मृत्यु हो गई थी 1210 में। क्या नाम था भाई इनका? कुतुबुद्दीन ऐबक, है ना। भारत में जो दिल्ली सल्तनत की शुरुआत होती है तो सबसे पहले आप इन्हीं पढ़ते हो, मामलुक वंश के संस्थापक है ये। समझ में आ रहा है क्या, है ना। या फिर इन्हीं को गुलाम वंश भी कह देते हैं, मामलुक वंश गुलाम वंश एक ही है। ठीक, आगे पढ़े अपन। तो ये पढ़ा दोस्त अपन ने क्या, ये अपन ने पढ़ा आर्य सेल समूह या फिर गोंडवाना सेल। समझ में आ रहा है। क्वेश्चन अगर ये आ गया आपको कि मध्य प्रदेश की जो गोंडवाना सेल है या फिर आर्य सेल समूह है, यह किन क्षेत्रों की चट्टानों के साथ संबंध रखता है, तो आप बताओगे दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, मेडागास्कर द्वीप और दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप। दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप नहीं, अफ्रीका महाद्वीप कहते हैं उसको। दक्षिण अफ्रीका तो एक देश हो जाएगा, है ना। चलो अब देखो, हमने आर्य सेल समूह का अध्ययन कर लिया। अब हम पढ़ते हैं क्रिटेशियस कल्प। क्या पढ़ेंगे भाई? क्रिटेशियस कल्प। समझ में आ रहा है। अब क्रिटेशियस कल्प को भी अध्ययन की दृष्टि से दो भागों में विभाजित किया। एक को बोलेंगे बाघ सीरीज और एक को बोलेंगे लपेटा सीरीज। आई चीज समझ। बाघ सीरीज और लपेटा सीरीज किसके उप चट्टान है? क्वेश्चन अगर आ गया तो आप बताओगे क्रिटेशियस कल्प की उप चट्टान है। समझ पा रहे हो इस चीज को? आगे पढ़े। चलो बाघ सीरीज का थोड़ा सा अध्ययन करते हैं। नर्मदा घाटी में इसका विस्तार होगा भाई। बाघ सीरीज मुख्यतः मध्य प्रदेश में कहां मिलेगी? तो नर्मदा घाटी में। निर्माण कैसे हुआ? अब चूंकि इस बात को समझो कि मध्य प्रदेश की दो ऐसी नदियां हैं जिसका प्रवाह क्षेत्र पूर्व से पश्चिम में है। कौन कौन सी नदियां हैं भाई? ये नर्मदा नदी और ताप्ती नदी। साथ ही में इन दोनों से क्वेश्चन एक और आता है कि क्या यह नदियां ज्वार नदमुख का निर्माण करती है? ज्वार नदमुख को हम एस्चुरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? एस्चुरी। तो बिल्कुल यह दोनों नदियां ज्वार नदमुख या फिर एस्चुरी का निर्माण करती है भाई, ये डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। आई चीज समझ। अब चूंकि यह नदियां है घाटी में प्रवाहित हो रही है और नदियों का यह गुण होता है कि वह जिस क्षेत्र में प्रवाह होगी वहां पर मृदा का अपरदन करेगी। अगर नदियों के द्वारा मृदा का अपरदन किया गया है, इसका अर्थ यह होगा उस मृदा का निक्षेपण भी होगा। अच्छा, मृदा का अपरदन का मतलब होता है मिट्टी को काटना, और मृदा का निक्षेपण का अर्थ होता है कि नदियों के बहाव जहां भी कम होगा वह मिट्टी के कण को छोड़ देगी। छोड़ने के पश्चात वहां पर क्या होगा? एक मिट्टी का बहुत सारा क्षेत्र हो जाएगा। अब जैसे जैसे समय परिवर्तित होगा यह मिट्टी पुनः चट्टानों में परिवर्तित हो जाएगी। अब चूंकि चट्टानों में परिवर्तित हो रही है तो इस प्रकार की मिट्टी कुछ ना कुछ तो कहलाएगी ना भाई। इस प्रकार की चट्टान कुछ ना कुछ तो कहलाएगी ना। क्या कहलाई? यहां पर बाघ सीरीज। आ रहा है समझ कि मध्य प्रदेश में बाघ सीरीज का निर्माण कैसे हुआ? तो आप बताओगे नर्मदा नदी के द्वारा किए गए अपरदन के निक्षेपण के फलस्वरूप जिस प्रकार की चट्टान का निर्माण होता है उसे बाघ सीरीज कहते हैं। और बाघ सीरीज किसका भाग है? तो क्रिटेशियस कल्प का। समझ में आ रही चीज? बात करें लमेटा सीरीज की तो समझो चट्टानों का क्रम जितना भी मैंने पढ़ाया है ना, ये क्रम इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि जो सबसे पहले चट्टान बनाई होगी उसे प्राथमिक चट्टान कहेंगे। उसी का भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप द्वितीय प्रकार की चट्टान का नाम पढ़ते हैं अपन, है ना। प्राथमिक चट्टान मैंने पढ़ाई थी, फिर द्वितीयक में मैंने आपको धारवाड़ क्रम की चट्टान पढ़ाई थी या नहीं? कल हमने आपको पुराना सेल समूह पढ़ाए थे। क्रम इसलिए बताया हमने क्योंकि ये क्रम वास्तव में इसी क्रम में चट्टानों का निर्माण हुआ है। चीजें समझ में आ रही है? ये जितनी भी चट्टानें मैंने क्रम से लिखी इनका निर्माण भी इसी क्रम के अनुसार हुआ है। चीजें समझ रहे हो? अब चूंकि बाघ सीरीज का निर्माण पहले हुआ, बाघ सीरीज के निर्माण के पश्चात इसमें अगर किसी तरह का परिवर्तन हुआ तो इसे लमेटा सीरीज नाम दिया। मतलब क्या हुआ? इसका अर्थ क्या होगा कि बाघ सीरीज के निर्माण के बाद किस सीरीज का निर्माण होगा? लमेटा सीरीज का। समझ रहे हो? लमेटा सीरीज में क्या क्या होता है भाई? सिलिका मिश्रित चूना, क्ले, बालू पत्थर और प्रमुख रूप से क्या होगा? यहाँ पर इतने प्रकार के सेल होंगे। सिलिका मिश्रित चूना होगा, क्ले होगा, क्ले मतलब मिट्टी ही होता है, बालू पत्थर ये इसके क्या है? प्रमुख सेल है, प्रमुख प्रकार के यहाँ पर खनिज है ये।
चीजें समझ में आ रही है? तो क्या आपको क्रिटेशियस कल्प की चट्टानों का अध्ययन समझ में आया भाई? कितने प्रकारों में विभाजित किया? 2, बाघ सीरीज और लमेटा सीरीज। चीजें समझ में आ रही है आप लोगों को? आगे बढ़े, चलो आगे चर्चा करते हैं। अगले प्रकार की चट्टान होगी जिसे अपन कहेंगे दक्कन ट्रेप उपक्रम। क्या पढ़ेंगे? दक्कन ट्रेप उपक्रम या फिर दक्कन ट्रेप की चट्टान। क्या आपने कभी ये दक्कन का नाम सुना है भाई? सुना है? हम बोलते हैं ना दक्कन का पठार, दक्षिण भारत का पठार। तो जो दक्कन का पठार है, मुख्यतः जब आप प्रायद्वीपीय भारत की बात करते हो, जब आप दक्षिण भारत की बात करते हो, तो इस बात को समझना दोस्त, प्रायद्वीपीय भारत का उत्तरी पठारी क्षेत्र दक्कन ट्रेप कहलाता है। चीजें समझ में आ रही है? दक्षिण भारत या फिर प्रायद्वीपीय भारत का उत्तरी पठारी क्षेत्र दक्कन का क्षेत्र कहलाता है। देखो यहां पर लिखा भी है प्रायद्वीपीय भारत का ऊपरी हिस्सा क्या कहलाएगा भाई? दक्कन ट्रेप। चीजें समझ में आ रही? इसका निर्माण किस काल में हुआ, यह क्वेश्चन आया तो क्रिटेशियस काल में। किस काल में हुआ? क्रिटेशियस काल में। मतलब क्रिटेशियस काल के समय में ही दक्कन ट्रेप का निर्माण हो चुका था। हमने पढ़ा ना, क्रिटेशियस काल पे चट्टानें पड़ी है, ठीक है। दूसरी चीज समझो, देखो जो दक्कन का पठार या फिर प्रायद्वीपीय भारत का पठार या मुख्यतः किससे निर्माण हुआ था? हमने पिछले लेक्चर में बताया था आपको, इसका निर्माण ज्वालामुखी से हुआ था भाई। ज्वालामुखी से निकला हुआ मैग्मा संपूर्ण क्षेत्र में फैल गया और जहां जहां यह फैला वहां पर चट्टानों का निर्माण हुआ और एक समतली क्षेत्र था, इसलिए हमने इसे पठार का नाम दिया। चीजें समझ रहे हो ना? अब तो इसका निर्माण कैसे होगा? तो आप बताओगे ज्वालामुखी क्रिया से। अब चूंकि हमने क्रिटेशियस काल में पढ़ा था कि उसके तो 2 भाग थे, एक कौन सा? बाघ सीरीज और एक लमेटा सीरीज। तो क्या दक्कन ट्रेप के कुछ प्रकार नहीं होंगे? इसकी कुछ उप चट्टानें नहीं होंगी? बिल्कुल है। कितनी है? तो 3। कितनी है भाई? 3। इसका अध्ययन करें अपन। पहला प्रकार होगा निचला ट्रेप, है ना। दक्कन ट्रेप का पहला प्रकार क्या होगा भाई? निचला ट्रेप। इसके विस्तार की अगर हम चर्चा करें तो नर्मदा घाटी में इसका विस्तार होगा दोस्त। समझ पा रहे हो? इसमें क्या क्या पाया जाता है? तो राख के साथ जीवाश्म भी मौजूद होते। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्योंकि अभी तक हमने जितने भी प्रकार की चट्टानों का अध्ययन किया उसमें हमने कहीं भी नहीं बताया कि जीवाश्म उसमें उपस्थित है। जहां भी हमने पढ़ा जीवाश्म रहित चट्टानों की चर्चा की थी। लेकिन जब आप दक्कन ट्रेप की निचला का प्रथम प्रकार निचला ट्रेप पढ़ते हो, यहां पर देखो जीवाश्म यहां पर क्या होंगे? मौजूद होंगे। इसका अर्थ यह हुआ कि इस समय पृथ्वी पर जीव की उत्पत्ति हो चुकी होगी। अच्छा, जीव की उत्पत्ति से यह अर्थ नहीं निकलता है कि इस समय मनुष्य की उत्पत्ति हो चुकी थी, ठीक है। मनुष्य की उत्पत्ति इस समय नहीं हुई थी, मनुष्य के अलावा और भी प्रकार के जीव की उत्पत्ति हो चुकी थी, ठीक है। अब क्रिटेशियस कल्प के समय में ही दक्कन ट्रेप का निर्माण हो रहा है। क्रिटेशियस कल्प की 2 सीरीज पढ़ी हमने, बाघ सीरीज और लमेटा सीरीज। तो बाघ सीरीज और लमेटा सीरीज का ही भाग कहलाता है निचला ट्रेप। आई चीज समझ? देखो बाघ एवं लमेटा से निर्मित कौन सी चट्टान है? निचला ट्रेप। बाघ और लमेटा क्या है? तो क्रिटेशियस कल्प के 2 उपभाग है ना। चूना पत्थर की परत पाई जाती है भाई निचला ट्रेप की चट्टान में, ठीक है। दूसरे प्रकार की चट्टान पढ़े, मध्यवर्ती ट्रेप। क्या पढ़ रहे अपन? मध्यवर्ती ट्रेप। अब जो मध्यवर्ती ट्रेप है यह इसका विस्तार मध्य प्रदेश में मुख्यतः कहां है? तो मालवा के पठार में और मध्यवर्ती मध्य प्रदेश में। आई चीज समझ? ठीक है। ये कैसा है? तो ये जीवाश्म रहित है ना। निचला ट्रेप जीवाश्म मौजूद थे इसमें, लेकिन मध्यवर्ती पठार की जब बात करते हो तो ये क्या होगा? जीवाश्म रहित होगा। तीसरे प्रकार की चर्चा करें, ये क्या होगा भाई? ऊपरी ट्रेप। इसके विस्तार में की चर्चा करेंगे तो मध्य प्रदेश के साथ महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश में मुख्यतः मालवा के क्षेत्र में पाया जाता है। और यह तो जीवाश्म से भरपूर है, यहां पर जीवाश्म पाए गए। आई चीज समझ? तो ये हमने चर्चा करी किसकी? दक्कन ट्रेप की, ठीक है। अब बात करते हैं टर्सरी सेल की, ठीक है। तो संपूर्ण मध्य प्रदेश के विकास का अंतिम और सर्वाधिक महत्वपूर्ण काल कौन सा है? टर्सियरी काल में निर्मित टर्सरी चट्टान।
चीज समझ रहे हो? इस समय क्या हुआ था कि टेथिस सागर का उत्थान हुआ और उत्थान के फलस्वरूप एक पर्वत श्रेणी का निर्माण होता है और इसका नाम होगा हिमालय पर्वतमाला। भाई क्वेश्चन पढ़ते ना अपन कि जहां आज हिमालय पर्वत श्रृंखला है, यहां पर पहले एक सागर हुआ करता था, उसका नाम क्या है? आंसर क्या आएगा भाई? टेथिस सागर, है ना। जब मैं आपको हिमालय की उत्पत्ति बढ़ाऊंगा तो आपको यह चीज बताऊंगा कि टेथिस सागर से हिमालय की उत्पत्ति कैसे होती है, क्या कारण थे कि हिमालय की उत्पत्ति हुई। आई चीज समझ? चले आगे समझो। मध्य प्रदेश में अब जैसे हिमालय की उत्पत्ति हो रही, मतलब एक भौगोलिक क्षेत्र में परिवर्तन आ रहा है। चूंकि अपन मध्य प्रदेश पढ़ रहे हैं, इसका अर्थ तो यह भी होगा कि मध्य प्रदेश में भी कुछ ना कुछ परिवर्तन आएंगे। मध्य प्रदेश में क्या परिवर्तन आए भाई? देखो तो मध्य प्रदेश में नर्मदा सोन घाटी का विकास होता है। किसका? नर्मदा सोन घाटी का विकास हुआ। साथ ही में मध्य प्रदेश की जो अब नदियां प्रवाहित होती है, अगले क्रम में हम मध्य प्रदेश की नदियों का भी अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो मध्य प्रदेश की वर्तमान में जो नदियां है, नदियों का जो प्रवाह क्षेत्र है, इनका प्रवाह क्षेत्र टर्सरी सेल समूह से पहले कुछ अलग था, लेकिन इसके पश्चात इनका प्रवाह क्षेत्र जो वर्तमान में है, इसी प्रकार में इसी टर्सरी सेल की क्रम की चट्टानों में जो परिवर्तन हुए, उन्हीं के अनुरूप आज मध्य प्रदेश की नदियां प्रवाहित होती है। आई चीज समझ? तो ये हमने दोस्त पूरी तरह से अध्ययन कर लिया है किसका? मध्य प्रदेश की भूगर्भिक संरचना का। ठीक है, अब हमने मध्य प्रदेश की भूगर्भिक संरचना पढ़ ली है। अब हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में मध्य प्रदेश की भौतिक संरचना। इसके अंतर्गत मध्य प्रदेश के पठार, पर्वत, मैदानों की चर्चा करेंगे। आई चीज समझ? तो आज के लिए इतना ही भाई, मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत।